हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। तो यार लास्ट वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था केशवानंदा भारती केस, जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाया गया था। आज ऐसे ही एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं एंड गेस व्हाट, इस पे ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास के लिए कि इस पे बहुत जल्द एक मूवी भी आने वाली है। खैर जब वो आएगी तो आप समझ जाएंगे, बट बिफोर दैट यू विल नो द एंटायर केस। हम बात कर रहे हैं आज शाह बानो केस के बारे में। अगर आप अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यू वुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पर ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा नहीं हो रही थी, आर्टिकल 1421 तो इंक्लूड हुआ ही था, पर मेन मुद्दा वाज अबाउट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो क्या हुआ था शाह बानो केस में, फटाफट से जानते हैं, क्योंकि ये केस के जजमेंट आने के बाद भी काफी सारा बवाल इंडिया के अंदर हुआ था, विच इज वाई ऑल्सो दिस केस बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, शुरू अगर करें अपन तो ये केस का मुद्दा क्या था, केस किस बारे में था? मुस्लिम विमेन के राइट्स के बारे में आफ्टर दे गेट डिवोर्स, उनके मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस इद्दत पीरियड तक लिमिटेड है या इद्दत पीरियड के बाद भी मिलेगा, इस बारे में। और क्या सेकुलर लॉ प्रिवेल करता है या हमारा पर्सनल लॉ प्रिवेल करता है, इस बारे में ये केस था। तो ये सारे क्वेश्चन इस केस के दौरान आंसर करे गए थे। बिफोर दैट अपन केस के फैक्ट समझ लेते हैं। एज वी सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी शाह बानो केस। आपने बहुत बार इसको, अगर कभी आपने जजमेंट पढ़ा है तो आपने मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के नाम से इस केस को सुना होगा। मोहम्मद अहमद खान खुद, मतलब ये इनके हस्बैंड थे, ये खुद एक लॉयर थे जिनकी प्रैक्टिस इंदौर में थी। इनकी 40 साल की शादी के बाद, 40 इयर्स ऑफ मैरिज, दे हैड 5 किड्स, 5 बच्चे थे। 40 साल की शादी के बाद इन्होंने शाह बानो बेगम को डिवोर्स दे दिया था बिकॉज ऑफ सेकंड मैरिज एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजन, उसमें अपन लोग नहीं घुसते हैं, ठीक है। तो इनके 5 बच्चे थे एंड शी वाज अराउंड 62 इयर्स ओल्ड व्हेन शी गॉट डिवोर्स। अब ऑब्वियसली 62 ईयर की एज पे एक लेडी काम करना स्टार्ट नहीं कर सकती है, उनके पास खाने पीने के उतने पैसे नहीं है एंड शी फाइल्ड अ सूट फॉर मेंटेनेंस। अब पूरा मुद्दा यहां पर था कि बिकॉज she has been divorced at the age of 62, she cannot maintain herself, she has 5 kids, तो हस्बैंड का मेंटेनेंस देना बनता है। अब मुद्दा क्या शुरू हुआ ये समझते हैं। मुद्दा इस बात में था कि मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है वो कहता है, एक पीरियड के बारे में बात करता है जिसको हम लोग कहते हैं इद्दत। इद्दत का वो पीरियड है जिसमें आफ्टर डिवोर्स अगले 3 महीने तक, 90 डेज जिसको अपन कह रहे हैं आफ्टर डिवोर्स, अगले 3 महीने तक ही आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। दैट इज व्हाट मुस्लिम पर्सनल लॉ सेज। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो इद्दत पीरियड है, हस्बैंड वाइफ को उसी दौरान मेंटेनेंस देता है, राइट। अब इन्होंने इद्दत पीरियड के दौरान कुछ मेंटेनेंस दिया, बट शाह बानो बेगम का ऐसा कहना था कि उतने मेंटेनेंस से नहीं होना है, हेंस शी फाइल्ड अ सूट। अब जब ये मुद्दा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया तो इस मुद्दे में सम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वाज गिवन, बट बिकॉज शी वाज नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दैट वाज गिवन, हेंस a petition was filed to the higher court कि एटलीस्ट मेंटेनेंस इंक्रीज करके सम अराउंड 179 रुपीज 200 रुपीज पर मंथ कर दीजिए। जिसके अगेंस्ट ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ और इनके हस्बैंड ने बोला कि क्यों मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इद्दत पीरियड इज आफ्टर डिवोर्स, 90 डेज का एक पीरियड होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जब मुझे उस 90 डे के पीरियड में मेंटेनेंस देना था तो मैं मेंटेनेंस दे चुका हूं, मैं उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दूंगा। इन्होंने, शाह बानो बेगम ने पिटीशन फाइल करी थी फॉर 125 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि 125 ऑफ सीआरपीसी कहता क्या है, ठीक है, और फिर मुद्दा क्या है। 3 मुद्दे थे, उसमें बनाते हैं। 125 ऑफ सीआरपीसी बात करता है मेंटेनेंस के बारे में कि जब हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं तो वाइफ अगर खुद सेल्फ अर्निंग नहीं है, केपेबल नहीं है, तो हस्बैंड को उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्शन इज, अब पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस है। द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्शन इज कि सिर्फ वाइफ के बारे में बात नहीं करता है, ये चाइल्ड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में भी बात करता है, पर क्योंकि वो अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है तो अपन अभी सिर्फ अपने रेलेवेंट पॉइंट पे टिकते हैं, ठीक है। तो 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसको आज हम लोग बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, उस दौरान सीआरपीसी कहलाया जाता था। 125 इज अ वेरी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी जो कहता था कि हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देंगे, ठीक है। अब पूरा मुद्दा ये था, शाह बानो बेगम कह रही हैं कि 125 के हिसाब से उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, पर इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से इद्दत
पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलता है, तो वो मैंने दे दिया है, तो मैं 125 मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब इस पूरे केस के दौरान, और केस इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, इस पूरे केस के दौरान 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आए। पहला, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी सब पर अप्लाई होता है या मुस्लिम विमेन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आया, मेंटेनेंस पोस्ट इद्दत, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलेगा, तो क्या इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस देना मैंडेटरी है? एंड out of every question the important question was which law is going to prevail, secular law या पर्सनल लॉ, सेकुलर क्रिमिनल लॉ सेक्शन 125 या मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, अब जब ये पूरी डिबेट शुरू हुई तो दोनों के एक बार अपन आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट वाज कि सेक्शन 125 आप क्लेम तो कर रहे हो, पर क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसा नहीं कहता है एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ शुड प्रिवेल ओवर सेक्शन 125। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि आर्गुमेंट सही है गलत है तो यही कमेंट में बता देना, क्योंकि आपको भी पता है, आपको खुद भी ये चीज पता होनी चाहिए कि सेक्शन 125 सेकुलर क्रिमिनल लॉ एंड पर्सनल लॉ दोनों में क्या प्रिवेल करेगा, सेकुलर क्रिमिनल लॉ 125 ही प्रिवेल करने वाला है। खैर वही इस केस में डिसाइड हुआ, तो उस पर अपन लोग आ रहे हैं। तो हस्बैंड का ऐसा कहना था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी कुछ भी कहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ इद्दत पीरियड की बात करता है और वही प्रिवेल करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी शाह बानो बेगम का ऐसा कहना था कि 125 सीआरपीसी सेकुलर लॉ है और ये सारी औरतों पर अप्लाई होता है, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, ये सारी औरतों पर अप्लाई होता है। दैट वाज द केस अबाउट, दीज वर द आर्गुमेंट्स, राइट। इस केस में 1985 में, यार ये प्लीज ध्यान रखना, अगेन अगर आप लीगल जीके के हिसाब से ये सुन रहे हो तो ध्यान रखना, 1985 में शाह बानो बेगम के केस का जजमेंट आया था। खैर कभी भी अपन लोग जजमेंट के बाद क्या हुआ वो डिस्कस नहीं करते हैं, पर इस जजमेंट में ये जरूरी है कि अपन डिस्कस करें कि इस जजमेंट के बाद क्या हुआ। एनी विच वेज 1985 में ये जजमेंट आया था, ये भी नोट कर लेना। 5 जज बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस उस टाइम पर YV चंद्रचूड़ जी थे और उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। सबसे पहली चीज वो सेक्शन 125 एक सेकुलर लॉ है, सारी औरतों पर अप्लाई होता है और सेक्शन 125 के हिसाब से सारी औरतों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए इंक्लूडिंग मुस्लिम विमेन। ठीक है, सेकंड, हस्बैंड की लाइबिलिटी की जो बात चल रही थी, हस्बैंड की लाइबिलिटी इस जजमेंट के हिसाब से इद्दत पीरियड के बाद भी हस्बैंड की लाइबिलिटी है मेंटेनेंस देने की, अगर वुमेन कैन नॉट सपोर्ट हरसेल्फ, वो खुद अपने लिए काम नहीं कर सकती। आप समझिए शी 62 ईयर ओल्ड, राइट, आप 40 साल की शादी के बाद उनको डिवोर्स दे रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशंस है तो पोस्ट इद्दत पीरियड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड तीसरा, कोर्ट रेकमेंडेड अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। खैर ये अलग मुद्दा है, इस पे बहुत जल्दी बहुत डिबेट्स हुई भी है, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पे अपन कभी और चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पज यही है कि वन लॉ वन नेशन वन लॉ, बट ठीक है एनी विच वे इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जजमेंट से ये भी क्लियर हो गया था कि अगर 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिसाइड करना है तो एनी डे 125 इज गोइंग टू प्रिवेल। तो ये बन गया लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि यहां पर मुस्लिम विमेन राइट्स के बारे में फाइनली बात करी गई। पर इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द जजमेंट ऑब्वियसली वन कम्युनिटी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, है ना। सम पीपल अप्रिशिएटेड इट कि यस अच्छी बात है, इस बारे में चर्चा हो रही है, मुस्लिम विमेन राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बट वन कम्युनिटी वॉज नॉट हैप्पी और बहुत ज्यादा दंगे हुए आफ्टर द जजमेंट। ठीक है, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, उस पर एक मूवी आने वाली है, वो मूवी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा लेवल ऑफ दंगे जो उस दौरान हुए थे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शन, इफ यू रिमेंबर, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दंगे हुए इस जजमेंट को लेके, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई और उन कंट्रोवर्सीज के चलते जब राजीव गांधी की सरकार आई तो पूर्ण बहुमत से उन्होंने एक लॉ बनाया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट का पूरा पर्पस ही था जजमेंट को डाइल्यूट कर देना। कौन सा जजमेंट, शाह बानो बेगम का जो 1985 में जजमेंट आया उसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए ये लॉ बनाया। तो इस लॉ में क्या बोला, क्योंकि जजमेंट में बोला था कि पोस्ट इद्दत पीरियड भी मेंटेन करना है, तो इस लॉ में उन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, 90 डेज का जो इद्दत का पीरियड है उसी दौरान मेंटेनेंस देना है, उसके बाद मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई आफ्टर द जजमेंट, जजमेंट का इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए दिस एक्ट वाज पास। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप लॉ समझते हैं और आपको बेसिक बात समझ में आए
तो जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आ गया कि 90 डेज का पीरियड है, उसी दौरान हम लमसम अमाउंट मांग लेते हैं, है ना। पर जो जिनको नहीं पता है 90 डेज का पीरियड क्या है, मेंटेनेंस कैसे मांगना है, वो आज भी सफर करते हैं, राइट। बाकी लोग अगर स्मार्ट है तो वो 90 डेज के उस पीरियड में, इद्दत के पीरियड में लमसम अमाउंट आपका मेंटेनेंस के नाम पर मांग लेते रादर देन आस्किंग इट फॉर मंथली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब ये एक्ट आ तो गया नलिफाई करने के लिए, पर फिर बात वही होगी कि एक एक्ट आया, एक जजमेंट आया जिसमें इंपॉर्टेंट चर्चा हुई मुस्लिम वुमेन राइट्स के बारे में, बट देन द एक्ट नलिफाइड इट। हालांकि लेटर ऑन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अपन बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट लेटर ऑन दिस एक्ट वाज अगेन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय डेनियल लतीफी। नाउ ये डेनियल लतीफी कौन है? डेनियल लतीफी वाज द लॉयर ऑफ शाह बानो बेगम। आगे जाके इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज करा, सुप्रीम कोर्ट ने वापस अपना जजमेंट अपहेल्ड करा एंड वापस ये डिसाइड हुआ कि 125 ऑफ सीआरपीसी प्रिवेल्स। बट ये इकलौता ऐसा केस है जिसके जजमेंट के आने के बाद भयंकर बवाल हुआ, भयंकर कंट्रोवर्सी हुई, एक एक्ट पास हुआ जजमेंट को नलिफाई करने के लिए। हालांकि लेटर ऑन, ये प्लीज केस याद रखना, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वापस द एक्ट वाज चैलेंज्ड, द वैलिडिटी ऑफ एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी वायलेट हो रहा है। So that was your legendary द शाह बानो केस। ऐसे ही एक और लैंडमार्क जजमेंट के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।